नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, जहां धामी सरकार को झटका लगा है। राज्यपाल ने यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी बिल को तकनीकी और ग्रामर की कमियों के चलते वापस लौटा दिया है। वहीं भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिया। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तान के कथित डॉन ने धमकी दी, जिससे महिला गरिमा और धार्मिक आजादी पर सवाल उठे। इसी बीच बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया, जिसमें तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है। और देखिए, एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को महान मित्र बताया। ये दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी का संकेत है। और कला की दुनिया से दुखद खबर, महान मूर्तिकार राम वंजी सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। इन सब पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ओमान के बीच व्यापार समझौते पर हुए साइन। ओमान के सुल्तान हैथम से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक की। सुल्तान हैथम ने भारतीय समुदाय की तारीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले, दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। कहा, मोदी सरकार को सबक सिखाया। 6 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, टैरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द, इससे 8 जंग रुकवाए। अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। देश के मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का 100 की उम्र में निधन। गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की थी डिजाइन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जॉब गारंटी योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक। केंद्र ने इसका नाम वीबी रामजी किया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मांतरण कानूनों में प्रस्तावित बदलावों पर धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी और धर्मांतरण से जुड़े संशोधन विधेयकों को तकनीकी और भाषा संबंधी खामियों का हवाला देते हुए वापस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने सिर्फ ड्राफ्ट की कमियों पर भी सवाल नहीं उठाए, बल्कि कुछ मामलों में तय की गई सजा की कठोरता पर भी आपत्ति जताई है। इससे इन कानूनों की संरचना पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव था। इसके साथ ही जबरदस्ती, दबाव या धोखे से रिलेशनशिप में आने वालों के लिए भी यही सजा तय की गई थी। इसके अलावा नई धारा 390A के तहत रजिस्ट्रार जनरल को शादी, तलाक, लिव इन या विरासत से जुड़े रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्तियाँ भी दी गई थी। धार्मिक धर्मांतरण कानून में भी सजा बढ़ाकर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की गई थी। पहले जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम सजा 10 साल थी। इस बार प्रस्तावित बदलाव के जरिए सरकार ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि कानून के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राज्यपाल ने इन संशोधनों में तकनीकी खामियों और ग्रामर की गलतियों की वजह से बिल को वापस कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अब सरकार को बिल में सुधार करके फिर से विधानसभा में पास कराना होगा या फिर अध्यादेश लाकर राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। इस कदम पर कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यदि मामूली कमियां होती तो राज्यपाल अनौपचारिक रूप से सुधार के लिए भेज सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल वापस भेजना 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम है। उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार चुनावी माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है और बिल को लेकर असली उद्देश्य चुनावी रणनीति को मजबूत करना है। वहीं केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर 2025 को एक नोटिस जारी कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया। ये फैसला सुरक्षा हालात को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। चरमपंथी गतिविधियों की आशंका और कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। इसी वजह से एक कदम उठाया गया, जिसे भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में कुल 16 इंडियन IVAC मौजूद है, जिसका मुख्य सेंटर ढाका जमुना फ्यूचर पार्क में है। IVCA मैनेजमेंट ने नोटिस जारी कर कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते दोपहर 2 बजे से सेंटर बंद रहेगा। इससे पहले से तय अपॉइंटमेंट वाले एप्लीकेशन भी प्रभावित हुए हैं। हर साल ये वीजा सेंटर करीब 22 लाख एप्लीकेशन पर काम करते हैं। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और इंडियन हाई कमीशन ढाका की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट ने इंडियन मिशन के आसपास सिक्योरिटी सिचुएशन बिगाड़ने की योजना बनाई है। भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि वो बांग्लादेश में
अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। और वहीं उत्तर बिहार की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्हें लापता बताया गया है। पोस्टर में तंज कसते हुए लिखा गया है, लापता की तलाश। नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल, आखिरी बार देखा गया मीडिया से नजरें चुराते हुए। इस पोस्टर के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी उनकी अनुपस्थिति लगातार सवाल खड़े कर रही है। लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल, आखिरी बार मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए देखा गया। दरअसल इस पोस्टर विवाद ने बिहार की सियासत में हलचल मचाकर रख दी है। बीजेपी के इस पोस्टर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी यादव मीडिया और जनता के सामने कम दिख रहे हैं। विधानसभा सत्र में भी उनकी गैर मौजूदगी के कारण बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। यही वजह है कि वे राज्य और विधानसभा सत्र में सक्रिय नहीं दिखे। बीजेपी ने इसी को लेकर आरजेडी पर तंज कसा और पोस्टर के माध्यम से तेजस्वी यादव को लापता बताकर निशाना बनाया। इस पर आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सरकार के हर काम पर नजर रख रहे हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें जनता की चिंता नहीं है, बल्कि केवल विपक्षियों पर नजर रखना उनकी आदत बन गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी हमला किया। उनका कहना है कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं वे चुनाव के बाद मीडिया से छिपकर रहते हैं। इस विवाद ने राजनीतिक सियासत में एक नया मोड़ लिया है। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही अपनी अपनी बात रखने में जुटे हैं। जनता इस पोस्टर और बयानबाजी को लेकर अलग अलग राय रख रही है। इस पूरे विवाद में देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है और तेजस्वी यादव इस पोस्टर विवाद के बाद कब सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। और जब विश्व की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति खुलेआम आपको महान मित्र कहे तो वो सिर्फ तारीफ नहीं होती, बल्कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का साफ इशारा होता है। आज कुछ ऐसा ही माहौल भारत और अमेरिका के संबंधों में दिखाई दे रहा है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई थी। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया, वहीं रूस से तेल खरीद को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। ऐसे समय में यह बयान काफी मायने रखता है। हाल ही में ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, प्रस्तावित व्यापार समझौते की समीक्षा और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत में ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सौहार्दपूर्ण और आकर्षक बातचीत कहा और कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करते रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब किसी भी धमकी से डरने वाला देश नहीं है। वो किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय अपनी विदेश नीति को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भारत की बढ़ती भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। व्यापार समझौते की दिशा में चल रही बातचीत और ट्रंप के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ ये दिखाती है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका संबंधों में ये नया मोड़ केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, ये रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में भारत को व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक मंच पर क्या लाभ मिलेंगे। ये वही समय है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही है और ऐसे में अमेरिका और भारत के सहयोग की अहमियत और बढ़ जाती है। सोचिए, जिस हाथ ने पत्थर को पहचान दी, उसी हाथ की रचनाएं आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुकी हैं। ऐसे ही महान मूर्तिकार रामबंजी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे। 17 दिसंबर 2025 की देर रात उन्होंने 100 साल की उम्र में नोएडा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। रामबंजी सुतार सिर्फ मूर्तियां गढ़ने वाले कलाकार नहीं थे, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने वाले शिल्पकार थे। अपने करीब 70 साल लंबे करियर में उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं बनाकर उन्होंने दुनिया को भारत की सोच और मूल्यों से परिचित कराया। उनके बनाए शिल्प आने वाले पीढ़ियों तक उन्हें अमर बनाए रखेंगे।
देश और दुनिया की पहचान बन चुकी सबसे ऊंची प्रतिमा के शिल्पकार, महान मूर्तिकार राम बंजी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे। 100 साल की उम्र में उन्होंने 17 दिसंबर 2025 की देर रात नोएडा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। पत्थरों में जान फूंकने वाले इस जादूगर के साथ ही भारतीय कला जगत का एक स्वर्णिम अध्याय खत्म हो गया है। राम बंजी सुतार सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को आकार देने वाले शिल्पकार थे। अपने करीब 70 साल लंबे करियर में उन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भारत की पहचान बनाई। अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित कर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर गांव में हुआ था। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की और वहीं से उनके कला सफर की शुरुआत हुई। खास बात यह रही कि 100 साल की उम्र में भी वह सक्रिय थे और कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान गुजरात में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके अलावा दिल्ली में संसद भवन के बाहर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठी गांधी जी की कांस्य प्रतिमा, मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर 45 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा सुहेल देव की प्रतिमाएं भी उनकी अमर कृतियों में शामिल हैं। उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई बड़े सम्मान दिए। साल 1999 में पद्मश्री, 2016 में पद्म विभूषण और टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। हाल ही में नवंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया था, जो उनके घर जाकर दिया गया। बताया जा रहा है कि राम सुतार पिछले कुछ समय से बीमार थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर के बाद कला, संस्कृति और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। देश ने आज एक ऐसे कलाकार को खो दिया है जिनकी बनाई प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।